में तन्हा इमरान खान की तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। अगले इलेक्शन में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाए। इस इलेक्शन में इतनी गैर मुनासिब हरकत की जा रही हैं जिसकी शायद तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं पिछले चंद रोज़ के अंदर जिनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो वाक़या है नूर मुक़द्दम का, जिसमें पूरे इस्लामाबाद के हर एक शख्स ने उसके ऊपर गम गुस्से का इजहार भी किया होगा, ट्वीट भी की होगी, अपने ख़यालात जो हैं सोशल मीडिया या किसी और ज़रिए से हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की होगी कि जो इसका ज़िम्मेदार है उसको सज़ा से बचना नहीं चाहिए। क्या सिर्फ़ एक वाक़या है? और क्या ऐसे वाक़यात के बाद हम सब बेहक ज़ुबान होकर इस बात पे कायम रहते हैं कि जो मुजरिम है उसको सज़ा मिल जाए? सिर्फ़ ये 2-3 दिन का हमारा जज्बा बाद में सर्द क्यों पड़ जाता है, और रफ्तार इन वाक़यात की उसमें इतना इजाफा क्यों है? आज ही के दिन की ये 2 ख़बरें जो हैं, एक अगर तरफ मैं नूर मुक़द्दम को देखूँ जो पाकिस्तान के एक साबिक़ सफ़ीर की बेटी है, और उसका कातिल जो है जिसने जुल्म किया वो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिज़नेस घराने का चश्मो चिराग है, जिसके पेरेंट्स और उसके यार दोस्त, उसके मुलाजिम इक्वली रिस्पॉन्सिबल नज़र आते हैं इस एक्ट के अंदर कि जब वो मार रहा था, जुल्म कर रहा था, सारे वो मज़े से देखते रहे, किसी ने जहमत नहीं की उस बच्ची को बचाने की या पुलिस वाले को बुलाने की। तो साथ ही दूसरी खबर ये छपी हुई है कि एक लेबरर है नसीम बीबी, उसको कोई पकड़ के ले गया है, उसके साथ उसका कोई 1.5 साल का या 15 माह का बच्चा भी है, उसके साथ उसने ज़्यादती भी की है, बच्चे को भी मार दिया है, उस औरत का भी गला काटा है और वो औरत बाद में इस दुनिया से चल बसी है। तीसरी खबर छपी हुई है कि लाहौर में एक उस्तानी है, कोई टीचर है, उसके मियाँ ने 3 साल बच्ची का रेप कर दिया। हम क्या ख़ुद को ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बड़े ख़ुद को सर बुलंद उठा के कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान माशरे का हिस्सा हैं? ये वाक़यात क्या किसी मुसलमान माशरे के लिए सर उठाने का, फ़ख्र का मुकाम रहने देने के काबिल हैं? हुकूमत, कानून, हमारे जजेस, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़, पुलिस, क्या ये सब का फ़र्ज़ नहीं है कि जहाँ किसी बच्ची के साथ या किसी बच्चे के साथ ऐसा जुल्म हो तो उसके ऊपर सारी कौम इकट्ठी हो जाए और जब तक उसको सज़ा नहीं मिल जाती तब तक सब्र से ना बैठें? ये वाक़यात इतने बढ़ गए हैं कि मुझे खौफ ये है कि हमारे ऊपर, ये तो वैसे खुद अल्लाह का अज़ाब ही है, तो ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, इसको अज़ाब से इससे बढ़कर अज़ाब क्या होगा कि आपकी बेटी जो है या आपकी बच्ची जो है, आपको खौफ है कि घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ कोई दरिंदा क्या सलूक करेगा, उसको ज़्यादती के बाद मर्डर कर देगा, वो ज़िंदा वापस आएगी, उसकी इज़्ज़त बचेगी, जान बचेगी या नहीं बचेगी? तो मेरे तो ख़्याल में ये अज़ाब इलाही पहले ही है। तो अगर जो हुक्मरान वक्त हैं, जो जजेस हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुर्सी पर बिठाया है, पुलिस के जो अफसरान हैं, उन सारों की ये ड्यूटी है, मेरे जैसे शख्स की ड्यूटी आवाज़ बुलंद करना है, लेकिन जिनकी ड्यूटी पकड़ना और सज़ा देना है उनको सज़ा से हटें मत। किसी ताकतवर शख्स को देख के कि उसके पास इतने अरब की जायदाद है या इतना बड़ा उसका कारोबार है, इतने लोगों से उसके ताल्लुकात है, सिर्फ उसको देख के पीछे चुप करके बैठ ना जाएं। वो औरत जो नसीम बीबी है, शायद उसके लिए तो कोई ट्वीट करने वाला या आवाज़ उठाने वाला भी ना हो, उसके लिए भी आवाज़ बने, उसकी भी आवाज़ उठाएं। वो जो 3 साल की बच्ची किसी ने जिसके साथ ज़्यादती की, उसकी भी आवाज़ बने। इन वाक़यात को रोकें। ये मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। कहने को हम बड़ा सीना तान के एक दूसरे पे कहेंगे कि सबसे बड़ा मुसलमान ही मैं हूँ, दूसरे पे कुफर के फतवा लगाते हुए भी नहीं चूकेंगे, लेकिन ऐसे जुल्म जो हो रहे हैं इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं हमारी उठती? आवाज़ भी उठनी चाहिए और उस मुजरम को सज़ा भी मिलनी चाहिए। तब तक खामोशी से किसी को नहीं बैठना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। पाकिस्तान के बच्चों को बचाना है, अपनी बेटियों को बचाना है, तो आपको बेज़ुबान खड़ा होना पड़ेगा। आज के जो शुरका हैं हमारे साथ, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम की इब्तिदा में उनसे इसके ऊपर एक एक कमेंट्स लें, तो फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुशामदीद कहूँगा, जावेद लतीफ़ साहब PMLN से हमारे साथ हैं, और मुर्तज़ा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। शिबली साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। नूर मुक़द्दम का एक वाक़या है, और इस तरह की पता कितनी नूर और कितनी ज़ैनब हैं जो पिछले चंद सालों के आप वाक़यात पढ़ें ना तो आपकी रूह कांप जाएगी। अपनी बेटी की शक्ल सामने देखें तो फिर इन वाक़यात को देखें कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। हम क्यों नहीं रोक पाते इनको? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है नदीम के हम देख रहे हैं कि मुआशरा एक ऐसी तनज़ुली का शिकार है जिसमें कि जो वाक़यात हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अब ज़ाहिर है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वाक़यात पहले भी होते होंगे, लेकिन चूँकि मीडिया इतना वो नहीं था, फैला हुआ था,
तो अब इनकी इसकी जो आ गई है अब वो ज़्यादा हो गई है, और इससे हमें असल में ये सारे वाक़यात हमें आईना दिखाते हैं कि हमारा मुआशरा किस तरफ चल पड़ा है। ज़ाहिर है कि ऐसे वाक़यात तब भी होते हैं, अब आप देखें कि इसका किसी सोसाइटी के ख़ास टियर से ताल्लुक़ नहीं है। एक तरफ नूर मुकद्दम उनका मर्डर हुआ जिस पे कि पूरा इस्लामाबाद क्या पूरा पाकिस्तान जो है तो रंजीदा है, और हमारी यही कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि जो इंसाफ है वो उस फैमिली को मिल सके, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पेरेंट्स जो हैं उनको वो बासर हैं या पैसे वाले हैं। और दूसरी तरफ जो आपने एग्ज़ाम्पल दी उस खातून का जो जिसको कि अगवा करके उसकी बेटी को भी मार दिया गया और उस औरत को भी मार दिया गया, ये सारे मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं। और अगर सोसाइटी में जब तक हमें एक कलेक्टिवली एक ऐसा एक ऐसी तरतीब हमें बनानी पड़ेगी जिससे कि कम से कम मुआशरा भी एक रोल अदा करे, और हुकूमत तो ज़ाहिर है वो तो रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें कोई शक नहीं। जावेद लतीफ़ साहब, आपसे भी चाहूँगा, अपोजिशन को मेरे ख्याल में जिन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा उठाना चाहिए उसमें ये ऐसी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म वाली दास्तानें हैं जिनको आप लोगों को आवाज़ बनना चाहिए, फ़र्ज़ है आपका। मलिक साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि बदकिस्मती है कि आपने अभी बात की कि मुसलमान माशरा, मुसलमान होने के नाते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और यहाँ तो तसव्वुर नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ कोई नहीं सोच सकता कि इस तरह के वाक़यात या इस तरह का कोई दरिंदा सिफ्त बंदा इस तरह की हरकत करे। आपने सही कहा कि ज़ैनब से लेकर आज तक जो कुछ हो रहा है, बदकिस्मती ये है कि जब आप इस्लामाबाद जैसे जो दारुल खिलाफा है आपका, वहाँ आप एक सफ़ीर की बेटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो उसके बाद सहाफ़ियों के साथ या जो कुछ हो रहा है वहाँ, तो फिर आप दूर दराज के इलाक़ों में किस तरह आप तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे, या किस तरह बच्चियाँ वालिदैन जो हैं वो अकेली बाहर निकलने की उनको इजाज़त देंगे कि वो समझें कि मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मैं आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि पूरी कौम जो है इस बात पर यकजा है और होनी भी चाहिए कि हमें अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अज़ीज़ है। मगर जो आप कवानीन की बात करते हैं, कवानीन तो बड़े सख्त हैं, बने हुए भी हैं, बात तो है अमल दरामद की। और आज तक आप देखें कि ज़ैनब के बाद जितने वाक़यात हुए हैं, क्या ये वाक़यात कम हुए हैं? ज़ैनब के जो दरिंदा सिफ्त शख्स था उसको सज़ा देने के बावजूद भी ये एक अप्रोच ऐसी है जिस पर हमें सारी कौम को एजुकेट भी करना होगा और हमें यकजा होकर ये ऐसे दरिंदों का सफाया करना होगा। मुर्तज़ा साहब, आपसे भी चाहूँगा इसके ऊपर राय लूँ। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बोझ वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, सबसे ज़्यादा बोझ उन दो लोगों के ऊपर है। एक मुंतखब वज़ीर आज़म है या वज़ीर आला है जो मुंतखब, और दूसरी तरफ जो अदलिया के आला जजेस हैं, सबसे ज़्यादा बोझ उनके ऊपर है। कैसे इसके आप कैसे, अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना जाके, इस कौम की बेटियाँ अगर इस तरह लुटेंगी और इस तरह मारी जाएंगी, कत्ल होंगी बेआबरू होकर, तो क्या जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, और जो भी मेरे बाकी दोस्तों ने बात की दुरुस्त फरमाई। अंग्रेजी की एक कहावत है कि इट इज़ नॉट द सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट बट रादर द लाइकलीहुड ऑफ पनिशमेंट दैट डिटर्स अ क्रिमिनल। हमारे मुआशरे के अंदर प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम फोकस करते हैं ये सख्त से सख्त सज़ा प्रपोज कर दी गई, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम जो है वो इतनी सुस्त रदी का शिकार है, उसमें इतनी एडजर्नमेंट्स होती हैं, इतना डिले होता है कि वो जो सिवियरिटी पे फोकस किया हुआ बट लाइकलीहुड पर फोकस नहीं किया। एक बार अगर हम लोग बहैसियत कौम, मैं समझता हूँ तमाम लोग अक्रॉस द बोर्ड ये फैसला कर लें कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ताकि हम फोकस कर पाएँ इस बात पे कि हाँ, अगर कोई केस फाइल होगा तो उस केस की जल्द अज जल्द पैरवी करते हुए फैसला सुनाया जाएगा। ये जो साल साल केसेस इल्तवा का शिकार रहते हैं, उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि एक और नूर मुकद्दम ना हो, एक और ज़ैनब ना हो, एक और कोई इस तरह का वाक़या ना हो, हमें फोकस इस बात पे करने की ज़रूरत है कि सिवियरिटी से बाहर निकलें। सिवियरिटी तो तब आएगी जब हम सज़ा साबित कर पाएंगे, सज़ा होगी।
अभी तो हो ये रहा है कि केसेस इतनी सुस्त रवि का शिकार होते हैं कि जुर्म साबित नहीं हो पाता, जो शवाहिद हैं वो मिटा दिए जाते हैं, जो विटनेसेस हैं वो आ नहीं पाते हैं, और इवेंचुअली जो है जो भी मुजरिम है उसके ऊपर जुर्म साबित नहीं हो पाता। तो अगर हम सब फोकस कर लें कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करें, मुल्क भर में ये रिफॉर्म्स किए जाएं, अदलिया भी जो है लेजिस्लेचर की मदद करे, एग्जीक्यूटिव की मदद करे, ताकि तीनों पिलर्स रियासत के एक साथ बैठ के इस मेजर इशू जो हमारी सियासत को, हमारी रियासत को जिसने इस वक्त प्लेग किया हुआ है, उसको एड्रेस करें। तो मैं समझता हूँ उससे बेहतर खिदमत इंसानियत की नहीं होगी, पाकिस्तानियों की नहीं होगी। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चीफ जस्टिस साहब हो, कोई भी सियासी लीडर हो, उसको अंदर इसके अंदर मुतहरिक अंदाज से, प्रोएक्टिव अंदाज से काम करने की जरूरत है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हम ये स्टैब्लिश कर लें, चाहे हमारी बेटी हो, बेटा हो, बड़ा हो, छोटा हो, जिस किसी के साथ कानून शिकनी होती है, कानून को वायलेट किया जाता है, उसके खिलाफ सजा अदालत देगी। जो मैंने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत बोझ है, उसकी एक वजह है। मैं आज से चंद साल पहले, शायद 3 साल पहले, मैं अगर मिस्टेक तो एक साहब मस्जिद नबवी में मदीना में मुझे मिले। उनकी 3 या 4 साल की बेटी, मैं अब पूरी उसकी तफसील भूल गया हूँ, लेकिन 3 या 4 साल की उनकी बेटी, जिसको कत्ल करने के बाद पानी की टैंकी में, हो सकता है ज़्यादती के बाद उसकी लाश कत्ल किया और उसको पानी की टैंकी में घर में उसमें फेंक दी। शख्स पकड़ा गया, सज़ा का अमल पूरा नहीं हो रहा। वो शख्स जो था, उसका बाप, नौजवान आदमी, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उसकी, वो मुझे ऐसे लगा कि शायद उसको इसके अलावा दुनिया की कोई बात ही याद नहीं कि उसकी बेटी के साथ ज़्यादती हुई है और उसका जो कातिल है उसको सज़ा नहीं हो पा रही। तो ये बोझ उस जज के ऊपर है, ये बोझ उस वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के ऊपर है, ये बोझ किसी और के ऊपर नहीं है। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, इन बच्चियों के जो कातिल हैं उनको सज़ा दिलवाएं, इंसाफ दें इन लोगों को और इन बच्चियों की जानें बचाएं। आपकी अपनी बेटियां भी हैं, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, आला ओहदों पे बैठे हैं, आपकी अपनी औलाद भी है। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। किसी ताकतवर शख्स को इसलिए ना छोड़ दें कि वो ताकतवर बड़ा है, और किसी गरीब के लिए दाद रसी इसलिए ना दें कि वो इसका कौन जानने वाला है, इसको कौन पूछेगा। तो ये जुल्म है, इसका जवाब देना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़े बरतरी हासिल है। 25 नशिस्तें 45 के ऐवान में हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तवज्जो का तकाजा करती हैं। पहले तो जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, चंद हज़ार नशिस्तों के ऊपर, चंद हज़ार वोटों के ऊपर 12 नशिस्तें दी गई हैं, और उसका एक फ़लसफ़ा है, बाकायदा फ़लसफ़ा ये है कि ये एक एक शख्स जो है ये कश्मीर का सफ़ीर है। जो गासबाना कब्ज़ा है भारत का, वो हर एक वोटर के साथ और हर एक जो शख्स इस कैंडिडेट के तौर पर मुंतखब होकर आएगा, वो कश्मीर का वो बयानिया जो 1947 से लेकर आज तक हम कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो आवाज़ बनेगा उसकी। 30-35 हज़ार वोटों के ऊपर 12 नशिस्तें हैं महाजरीन की। पहले तो वो बयानिया हमें नज़र नहीं आया, PMLN से नज़र नहीं आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नज़र नहीं आया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नज़र नहीं आया। एक दूसरे को चोर डाकू के अलकाबात के ज़्यादा आगे बात गई नहीं, सिवाय प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच के। ज़्यादातर फोकस सिर्फ इस बात करा कि इसने कश्मीर बेच दिया, ये भारतीय एजेंट है, ये मोदी का यार है, इसने लूट लिया, इसने खा लिया, ये चोर और डाकू है। जो असल फ़लसफ़ा था कि हमने कश्मीर के इंतखाबात करवाने हैं और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो वाला स्लोगन जो है वो हर एक गली गली से गूंजेगा, वो कहीं नज़र नहीं आया मुझे इस पूरी कैंपेन के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पिछले इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत से हुकूमत बनाने वाली जमात थी, इस दफ़ा बुरे तरीके से हार गई। हुआ क्या, मरीम नवाज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके कैंपेन कर रही थी, वहाँ से नशिस्तें जीती। जो पंजाब वाली नशिस्तें उन्हें जीतनी चाहिए थी, जो उनकी पोजीशन तगड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ से सारी नशिस्तें उन्होंने हार दी, सिवाय 1-2 के, और वो हारे बुरे तरीके से। पार्टी की इंटरनल डिवीज़न भी वहाँ पे कारगर साबित ना हो सकी, मेरे ख्याल में उसने नुकसान पहुँचाया उनको। और दूसरा, वो जो बयानिया आना चाहिए था, बयानिया एक ही रहना चाहिए था। कश्मीर की वादी के अंदर भी आवाज़ आनी चाहिए थी, लाहौर शहर के अंदर भी, सियालकोट में भी, नारोवाल में भी। क्यों नशिस्तें हारी हैं मुहाजिरीन वाली, इसका जवाब PMLN आपको कभी नहीं देगी। ट्रेडिशनली जो हुक्मरान जमात हो इस्लामाबाद में, पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी जीत गई, नून थी तो नून जीत गई, PTI है तो PTI जीत गई, वो ठीक था।
लेकिन बुरे तरीके से जो शिकस्त हुई है शायद उसके अंदर उनकी इंटरनल डिवीजन के साथ बयानिया के ऊपर जो फोकस ना होना था उसने भी रोल अदा किया। वो जो अग्रेसिव कैंपेन थी मरियम की वादी के अंदर, कश्मीर के अंदर, उसने उसको सीटें दिला दी लेकिन बाकी मुहाजिरीन वाली सीटों से मार खा ली। इस शिबली फराज साहब आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना बयानिया दिया या नून लीग की जो इंटरनल डिवीजन थी वो आपको ये मावनत का बायस बनी? नहीं जी, देखें, वो तो हमने सिर्फ कश्मीर के सिलेक्शन में हमने अपना बयानिया कश्मीर के बारे में लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि हमने तो हर प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर की इंटरनेशनल फोरम्स पे और बाकी जितनी भी हमारी इंटरनेशनल इंटरेक्शंस होती हैं उसमें हमने कश्मीर कॉज के लिए बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट किया है। और यही बात थी कि कश्मीर में हमारे जो पजीराई हुई है, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़तह मिली है, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में जो भी एक बदगुमानी फैलाई जा रही थी कि कश्मीर को सूबा बना दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस सब की तरदीद भी की और कश्मीर के अवाम को भी एक होप भी दी कि उनके जो मसाइल हैं, जो उनके इलाके के और या उनके जो जोग्राफियाई विज़ इंडिया जो भी मसाइल हैं उसके लिए हमारे पास एक बड़ा क्लियर कट प्रोग्राम है। और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने आप को सफ़ीर बनाया है उस कश्मीर कॉज का और कश्मीरी अवाम का। तो ये इलेक्शन जो है इसमें उसके बरक्स ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज़ ने, उन्होंने सिवाय प्राइम मिनिस्टर को के ख़िलाफ़ गलत ज़ुबान इस्तेमाल करना, एक वसीला, एक अपना फैमिली को प्रमोट करना या अपनी फैमिली के जो गिले शिकवे थे उसको उन्होंने ज़ाहिर किया है। उसके अलावा तो उन्होंने कश्मीर के लोगों के लिए कोई बात ही नहीं की। और यही वह है कि उनका बयानिया नहीं बिका, उनका बयानिए को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो बयानिया उनकी ज़ात तक, उनकी ख़ानदान तक महदूद था। और यही वजह थी कि जिसकी वजह से उन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। हालांकि अगर आप देखें, अब ये धांधली की बात करते हैं तो हुकूमत भी इनकी थी आज़ाद कश्मीर में, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी थी और उसके साथ साथ कोई ऐसी वाक़यात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने भी बता दिया कि कोई ऐसी बात हुई नहीं है अपार्ट फ्रॉम एक आध हल्के। और मुझे बल्कि मैं अपॉर्चुनिटी अवेल करूँगा कि जिसमें हमारी पार्टी के 2 कारकुन शहीद हो गए और उनकी फैमिलीज़ के साथ, और हमें इस पर सख्त अफसोस है और इसके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी अप्रीहेंड किया जाएगा। जावेद लतीफ़ साहब, मुहाजिरीन वाली नशिस्तें जो आपको वोट पड़ना चाहिए था लाहौर के अंदर, नारवाल के अंदर, सियालकोट के अंदर, वो वोट क्यों नहीं डल सका आपको? आपकी जो इंटरनल डिवीजन है मुझे लगता है वो बड़ी मानी खेज थी इस इंतखाबात के अंदर। मैं गुजारिश करूं मलिक साहब, अगर मैं इन इंतखाबात को साफ शफाफ ही मान लूँ, बकौल मेरे शिबली फराज साहब के वोट बड़े सही पड़े, तो मैं उस हवाले से अगर इजाज़त दें तो बात कर लूँ कि आप देखें कि 6 लाख वोट पड़ा है इनको पीटीआई को और ये 25 सीटें ले रहे हैं, 32% कास्टिंग वोट पे। और आप देखें कि जिनको 5 लाख के करीब वोट मिला है मुस्लिम लीग नून को, उनको 6 सीटें दी जा रही हैं 25% कास्टिंग वोट पर, और जो 3.5 लाख वोट ले रहे हैं कास्टिंग वोट पर 18% पर, उनको 11 सीटें दी जा रही हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं इस धांधली के चक्कर में पड़ता ही नहीं, मैं तो और बात करने लगा हूँ। मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ नदीम मलिक साहब, आपने अभी एक फरमाया कि जिस बयानिए पर कश्मीर का इलेक्शन होना चाहिए था वो किसी जमात ने बात नहीं की, एक प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ बात की है। करके निकल गए हैं। आपने पंजाब से मुहाजिरीन की सीटें क्यों नहीं जीते? आप लाहौर से, सियालकोट से, नारोवाल से आप क्यों हारे? चले सीधे उसी पे आ जाते हैं, बात भी कर लीजिएगा। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ जाता हूँ। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मुझे ये बताएं कि चौधरी इस्माइल गुजर जो गुजरांवाला में जो उसने गुफ्तगू की, जो बात की, ना सिर्फ मैं मजम्मत करता हूँ, मैं दुखी दिल से ये बात कहता हूँ कि उसके साथ जो कुछ पिछले 1 हफ्ते से हो रहा था और जो कल भी हुआ उसके साथ, वो कत्ल हो जाता, वो मार दिया जाता, फिर भी उसको दुश्मन से मदद नहीं मांगनी चाहिए थी, इनके सताए हुए हथकंडों के बावजूद भी। मगर कोई मुझे ये बताएगा कि कल जो कुछ हुआ है पंजाब के अंदर, शुक्र है ये बात आपने कल जो कुछ हुआ है पंजाब के अंदर, जी मैं कह रहा हूँ शुक्र है ये आपने बात कही, आपको ये कहनी चाहिए थी अपने लफ्जों में।
मैं इससे आगे भी जाके बात करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि जो कुछ भी इन्होंने कल किया है पंजाब के अंदर, पोलिंग एजेंट तक नहीं दाखिल होने दिए, वोटर्स को भी नहीं दाखिल होने दिया, और ठप्पे लगाती रही है सरकार खुद। इसके बावजूद भी आप, वो इन्होंने जो कुछ किया होगा। आप लाहौर, सियालकोट, ये नारोवाल आप खुद हारे हैं, आपके कोई वोट उठा के ले नहीं गया। आपके वोटर जो डलने चाहिए थे, आपको मोबिलाइज करना चाहिए था, आपने मोबिलाइज नहीं किया। आप दूसरों को इल्जाम बाद में दीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अपनी राय आप अपने पास अभी थोड़ी देर के लिए रख लें तो मेरी बात सुन लें। आपने मेरे से सवाल किया है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 26,000 वोट या 28,000 वोट नारोवाल गुजरांवाला के जो कैंडिडेट ले रहे हैं, पिछले अदवार में वो मुसलसल जीतते आ रहे हैं हमारे कैंडिडेट। उनका पिछले अदवार में जब जीतते थे कितना वोट होता था, कितना तनासब वोट कास्टिंग वोट होता था, और इसके बावजूद कितने मार्जिन से वो जीतते थे, और पीटीआई के लोगों ने किस तरह जीता इलेक्शन वो है जी। लाहौर में कैसे आ रहे? लाहौर की सीट हम पिछले अपने दौर में भी आ रहे थे। पिछले दौर में भी जब हमने 9 सीटें पंजाब से जीती थी, उस वक्त भी ये सीट हमने लूज़ की थी। मैं बिल्कुल इतराफ़ करता हूँ कि इसमें जो कैंडिडेट है पीटीआई का, कभी वो काफ लीग में होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी में, उनका अपना बनाया वो वोट इतना है कि वो अपना वोट कास्ट करवा लें तो उनको खासा मार्जिन मिल जाता है। मगर मैं ये कहूँगा नदीम मलिक साहब, कोई बंदा पूछने वाला है जो इमरान खान से ये पूछे। मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। मुर्तज़ा भाई, आपको तो मुबारक देनी चाहिए थी, आपने तो ज़्यादा नशिस्तें जीती, PMLN नीचे चली गई, आपकी तो 11 नशिस्तें हो गई। नदीम साहब, तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद, तमाम रिगिंग के बावजूद, मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जियालों का बाहर निकलना, कश्मीरी अवाम का बाहर निकलना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान पर हमारे उम्मीदवारों को कामयाब कराना, ये शो करता है कि जो पीटीआई वाले बड़े इस वक्त शादियाने बचा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जी वो जीत गए। मैं समझता हूँ तमाम हथकंडों के बावजूद, पूरी वफाकी हुकूमत के वसाइल होने के बावजूद, अगर एक अपोजिशन की जमात जिसके लिए बार बार वफाकी हुकूमत के तर्जुमान गुजरा कह रहे थे कि इसने तो अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं, उस सियासी जमात ने इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयानिया है वो पाकिस्तान भर में उसको तक़वियत मिल रही है, उसको लोग मान रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इमरान खान साहब का जो बयानिया है, ये जो लड़ाई झगड़े का बयानिया है, जो इल्ज़ाम तराशी का बयानिया है, उसको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। आपको 2 बयान सुनवाता हूँ, हमारा माहौल सियासी किस तरह का है उससे और ज़्यादा खुल के वाज़ेह हो जाएगा। शेख रशीद साहब का जी। नवाज शरीफ साहब का एक ही एजेंडा है, एंटी आर्मी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इमरान खान, और इस एजेंडे पे वो किसी इंतहा तक भी जाने को तैयार है। बदनसीब है नवाज शरीफ जो GHQ के गेट की पैदावार है। जनरल जिलानी से पहले इस मुल्क में उसका कोई नाम नहीं जानता था, जो फौजी नर्सरियों से निकला। और जुल्म की बात यह है कि उसी फौज के खिलाफ बदजमानी करता है, सारी जिंदगी लगा रहे। ये लोग इक़्तिदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो फिलफौर उनको चार्टर जहाज दिया जा सकता है। शेख साहब कह रहे हैं कि वो एंटी आर्मी है, नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और फौजी नर्सरियों की पैदावार है। शेख साहब को शायद किसी दिन बताना चाहिए उस शख्स का नाम जो फौजी नर्सरियों की पैदावार ना हो और सियासत में बड़े आला ओहदे के ऊपर कायम हो। किसी 2-4 ऐसे बंदों का भी नाम पिक करके बताएं। दूसरा बयान जो है वो उससे भी ज़्यादा सुनाने के काबिल। फवाद चौधरी साहब का भी सुनाएगा जी। नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का जो बयानिया चल रहा था, जिसमें वो फ़ौज को, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी, उसके ऊपर उनको एक तो जवाब मिला है, और दूसरा जो हमदुल्लाह मुहिब जैसे जो पाकिस्तान दुश्मन और रॉ के जो एजेंट्स हैं, जो मुलाकात उससे नवाज शरीफ साहब ने की, उसका उनको जो है वो जवाब मिला है। ये जो हमदुल्लाह मुहिब साहब हैं जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनको इन्होंने कहा रॉ को एजेंट है। नवाज शरीफ से इनकी मुलाकात हुई, तस्वीरें उन्होंने जारी की। ये क्या एजेंडा क्या है? मैं आपकी ज़बानी ऑफिशियल वर्जन जानना चाहता हूँ, क्या बातें हुई हैं? देखें, पहली बात तो ये कि वो तो इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है आप लतीफ़ साहब से पूछ लें। लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं, जो सामने नज़र आता है वो ये है, और जो कि इस्माइल गुजर ने भी उसकी एक तायीद की है, ये तो अभी उसको कंडेम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है कंडेम किया है, नहीं तो इससे लेकिन जो हकीकत है
वो तो ये नज़र आ गई, अगर आप मरीम नवाज़ की बातें सुने, अगर आप नवाज शरीफ की बातें सुने और जो आप इस्माइल गुजर की बातें सुने, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये ऐसे इक़्तिदार से महरूम होकर एक ऐसे उसमें स्टेट ऑफ माइंड में आ गए हैं जिसमें कि इनको पाकिस्तान की इंटरेस्ट, एक तरफ वो शख्स है मुहिबुल्लाह जो कि पाकिस्तान को सबसे गलीज़ गाली दे रहा है, और दूसरा उसके साथ वो बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं। आया ये मुनासिब बनता है किसी भी एक जो कि सियासत में नहीं भी हो, उसको ये नहीं होता कि ये इस शख्स ने मेरे मुल्क को गाली दी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी है, हुकूमत आपके ख्याल में मिला क्यों उनसे? देखें, ये तो नवाज शरीफ साहब को बताना होगा और या उनकी पार्टी के लोगों को बताना होगा। फॉरेन ऑफिस का या रियासत पाकिस्तान का कोई तर्जमान होता है इसी मुलाकातों में? कोई प्रोटोकॉल है इसका? देखें, मुझे तो नहीं पता कि जब पाकिस्तानी सफारत करने का कोई अफसर बैठता हो नोट्स लेने के लिए, होना तो चाहिए अगर वो एक ऑफिशियल मीटिंग अरेंज कराई गई हो। लेकिन अगर वो तो मिलते हैं जितनी भी उनकी माजी में भी देख लें जो कि उनके इंडिया के लीडरान के साथ या उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ या मुलाकातें होती हैं, और ये तो वो हैं जो कि हमें नज़र आई हैं। ऐसी भी कई होंगी जो कि बिल्कुल नज़र भी हमें नहीं आई हैं या उन्होंने खुफिया की हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल देना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले कुछ पेपर्स लीक हुए थे, तो उसमें अमरीकी सफ़ीर से किसी ने वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार किया हो, तो उन्होंने नोट्स लिए हुए। स्टेट डिपार्टमेंट का एक अफसर बैठा होता है या एम्बेसी का एक बंदा बैठा होता है, वो नोट्स लेता है, वो मिनट्स उनके रिकॉर्ड का, ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है 3 टाइम, उससे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान का मिला है। तो मेरे तो जहन में पहला सवाल यह है कि क्या दफ्तर ख़ारजा या पाकिस्तान एम्बेसी का एक अफसर वहाँ मौजूद था नोट्स लेने के लिए या नहीं था? देखें, जब फॉर्मली मीटिंग्स अरेंज होती हैं तो उस वक्त फॉरेन ऑफिस या एम्बेसी स्टाफ वो मौजूद होता है। लेकिन अगर किसी ने पर्सनल कैपेसिटी में कोई मुलाकात करनी है तो जाहिर है कि उसमें वो नहीं होते। इसमें तो देखें, बात ये है कि ये तो नवाज शरीफ खुद ज़्यादा जानते हैं कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, कि एक ऐसे शख्स के साथ मुलाकात क्या कि उसके साथ तो एक लाइन में भी खड़ा होना जो है, तो मेरा ख्याल है कि मैं होता तो या कोई भी पाकिस्तानी होता उस लाइन को ही छोड़ देता। जावेद लतीफ़ साहब, आप फरमाइएगा एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या था? अगर मुझे 2 मिनट इजाज़त दे दें तो मैं पूरी बात कर लूँ। पहले तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ नदीम मलिक साहब कि नवाज़ शरीफ दुनिया और पाकिस्तान के ताकतवर नुमाया जो लोग हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और जहाँ तक आप इस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अफगानिस्तान के, इसके अलावा कोई बड़ी मुलाकात हुई हो तो उनका नाम बता दें ताकि वो भी हम रिपोर्ट कर सकें। जो इनको अभी मेरे भाई कह रहे हैं ना कि बहुत सी और भी मुलाकातें हैं जो अभी वक्त पे सामने आएंगी, तो यकीनन सामने आ जाएंगी। हुकूमत वक्त के इल्म में है सारा कुछ। मगर मैं जहाँ तक तल्लक है हमदुल्ला मुहिब का, तो मुझे ये बताए नदीम मलिक साहब कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर वक्त से मिलें तो वो भी ठीक है, एक अदारे के सरबराह से मिलें तब भी ठीक है, नवाज शरीफ से मिलें तो वो पाकिस्तान से गद्दारी कैसे है। और दूसरा मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ये बात करें अमेरिका में बैठकर कि जनाब अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत हमने दी तो वो दुरुस्त है, मगर आपको याद होगा घर को दुरुस्त करने वाली बात हम करें तो वो डॉन लीक्स बन जाती है। मगर इससे मैं आगे बात और करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कोर्ट किया और शिबली फराज साहब ने भी, मेरा सवाल अभी कायम है। एक सेकंड, उनको मिलना है तो जरूर मिलें। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको मिलना चाहिए, सबसे मिलें, लेकिन उसके मिनट्स रिकॉर्ड होने चाहिए ना, उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। हमारे दफ्तर खारजा के पास पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से मिले, ये इश्यूज है, उसकी डिटेल हमारे फॉरेन ऑफिस के डेस्क जो अफगानिस्तान का उस पर लगी होनी चाहिए। मुझे ये नदीम मलिक साहब सिर्फ आप ये बता दें कि जिस शख्स को प्राइम मिनिस्टर होते हुए गद्दार कह दिया जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को आप प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी ये कहें कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, जिसको प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी आप कहें कि ये मोदी का यार है, और उस पर आप नहीं सिर्फ दुनिया में आप वाबेला करें कि ये पाकिस्तान का दुश्मन है, गद्दार है, तो उसको आज आप तवक्को रख रहे हैं कि वो मिनट्स या इनसे इजाज़त लेकर किसी से मिलेगा। भाई सफारती तन्हाई में जिस तरह पाकिस्तान को इन्होंने धकेल दिया है, उस सफारती फॉरेन डिग्निटरीज पाकिस्तान आए या पेंटागन से कोई अफसर आता है, मैं बड़े इस पर खुली बात करना चाहता हूँ। वो रिचर्ड बॉचर था और निगरे पोंटे था, जिस ज़माने में मुशर्रफ गया था और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने यहाँ बहुत मीटिंग्स की।
कोई तरीकाकार तो होगा ना कि इमरान खान से आके कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिले वज़ीर आज़म से या लीडर ऑफ द अपोजिशन से मिले, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग तो रिकॉर्ड होने चाहिए। ये पाकिस्तानी रियासत की बातें हो रही है ना, कोई ज़ाती आप कोई शादी ब्याह की तो बात नहीं कर रहे। बात आपकी दुरुस्त है नदीम साहब। मैं समझता हूँ कि कोई मौजूदा सियासी लीडर हो या माजी का सियासी लीडर हो, अगर किसी और रियासत के किसी तर्जुमान के साथ, किसी लीडर के साथ मुलाकात करता है जो कि ऑफिशियल नौयत की है, तो उसके मिनट्स रिकॉर्ड होने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली जो भी सियासी लीडर होगा वो अपने मुल्क का मुकदमा लड़ेगा, वो अपनी रियासत का मुकदमा लड़ेगा, तो इसके अंदर कोई हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके मिनट्स रिकॉर्ड ना करें। बट मैं समझता हूँ इस तरह किसी को सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर देना, इस तरह बयानात दे देना, ये भी गैर मुनासिब चीज़ है। मैं समझता हूँ हर सियासी लीडर जो है वो एक मुसल्लमा उसूल के ऊपर डटा रहता है कि जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है वो पैरामाउंट है, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ इंशाअल्लाह किसी को नहीं करना चाहिए। कोई पाकिस्तान को बेचने की बात का तो इल्ज़ाम मैंने लगाया भी नहीं है। मेरा तो बुनियादी सवाल यह है कि इन लीडर्स को मिलना चाहिए, पीटीआई वाले, लेकिन उसके मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ पीटीआई वाले जो इस पे बयानबाजी करें अनफॉर्चुनेट है। मतलब मैं अभी चाहूँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कह दूं कि इमरान खान साहब जो कि अभी कह रहे हैं कि कश्मीर का मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, उन्होंने मोदी को बेस्ट ऑफ लक कहा था इलेक्शन से पहले। आज उसी मोदी ने कश्मीरी अवाम को जिस जहारियत का निशाना बनाया हुआ है, जिस मुश्किलात का निशाना बनाया हुआ है, वो सबके सामने है। तो क्या मैं इमरान खान साहब को पार्टनर इन क्राइम डिक्लेयर कर दूंगा मोदी को? तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देते हैं ये गलत होता है, नहीं देना चाहिए। दो बातें, एक जो मुर्तज़ा ने अभी बात की कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर की बात देखें, जब इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया था और कश्मीर में जो मोदी ने किया, उसके बाद जो है अगर हमने इस तरह की बयान दिया हो तो आप बात कर सकते हैं। बात इसी नहीं है कि किसी से भी मिल सकते हैं, नोट्स भी अपनी जगह पर, वो आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। वो बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं है कि नोट्स लिए जाएं, जितनी इंपॉर्टेंट वो बिल्कुल हो चाहिए, बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है। लेकिन इसमें यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि क्यों मिले हैं वो। देखें, बात ये हो रही है कि आप एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं, ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जिसने कि पाकिस्तान को सबसे बड़ी गाली दी है। उस शख्स से आप मिल रहे हैं, चाहे आप कैसे वो बात कर सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट की, जबकि एक बंदा है जिसने आपको मुल्क को एक ब्रोथल का है। आप ऐसे शख्स के साथ हाथ मिलाना भी पसंद करेंगे? घर में मैं नहीं छोड़ूंगा ऐसे शख्स को जो पाकिस्तान के बारे में ऐसी गलत बात करे। बात तो ये है कि एक स्पेशली एक पॉलिटिकल अपने आप जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, वो एक ऐसे बंदे को एंटरटेन कर रहा है जिसके कि ऑब्वियसली ये तो हर एक को पता है कि उसकी क्या मैसेजिंग क्या जाती है, पॉलिटिक्स में मैसेजिंग क्या होती है, टाइमिंग क्या होती है, उसकी ऑप्टिक्स क्या होती हैं। असल चीज़ें ये हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके और उन्होंने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जो कि पाकिस्तान के बारे में इंतहाई, उसने कोई किसी पार्टी, इमरान खान को उसने गाली नहीं दी है, मुहिब ने, उसने पाकिस्तान को गाली दी है, और आप उसके साथ मिल रहे हैं। सर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन मेरे ज़हन में अभी भी सबसे सवाल जो है एजेंडा ऑफ द मीटिंग है, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड को छोड़ें, इनकी पार्टी से ही पूछ लें, लतीफ साहब से, मरियम नवाज से, किसी से भी पूछ लें, राना सनाउल्लाह से, जो भी सीनियर लीडर हैं, कि यही बता दें, क्योंकि इधर हमें तो नहीं पता, यही बता दें, इनको भी नहीं पता। बिकॉज एक चीज़ है जो कि वो उधर कर रहे हैं और दूसरी चीज़ है इधर पार्टी के मुख्तलिफ धड़े हैं। तो अब पता नहीं है कि क्या सिचुएशन है, हमें तो इनकी पार्टी का इसको कोई इल्म नहीं है कि ये किस सूरत हाल। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, ये आपने अभी बहुत सी अहम मीटिंग का सवाल किया। कुछ अर्सा पहले ये भी खबर छपी थी कि शायद सऊदी अरब से कुछ अहम लोग आए और वो नवाज शरीफ साहब से मिले। अब वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे एज ए पर्सन मज़ाक़ा नहीं लगता, लेकिन मुझे एक चीज़ का अफसोस है, वो कोई पाकिस्तानी लीडर यहाँ से वज़ीर आज़म भी मिले तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होने चाहिए, नवाज शरीफ भी मिल रहे हैं तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होने चाहिए, ताकि वो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा हो। तो आपको नहीं लगता कि बात बहुत ज़रूरी है? एक तो नदीम मलिक साहब बेफिक्र रहें, रिकॉर्ड का हिस्सा भी ये चीज़ें हैं और सामने भी लेकर आएंगे। किस रिकॉर्ड? अगर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता, एक सेकंड,
एक सेकंड यार नदीम मलिक साहब, आप सवाल करते हैं, मुझे मौका दें, मैं आपसे मैं भी जवाब दे सकूं आपका। मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूं, मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप मुझे ये बताएं कि बार बार आप प्राइम मिनिस्टर का मेरे भाई शिबली फराज साहब भी जिक्र कर रहे हैं और आप भी फरमा रहे हैं कि उन्होंने वहाँ एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से उनको वोट मिला। उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया, उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लोगों को एक रेफरेंडम का मौका देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। अगर तो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के लोग ये रेफरेंडम उनके लिए हो तो फिर तो मुझे मंजूर है, मगर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का जो लोग हैं वो तो 73 साल से आपके साथ हैं और आपके साथ ही रहना चाहते हैं। आप उनकी अपने पाकिस्तान से वाबस्तगी को मशकूक कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बकौल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था कि ये शारग है मकबूजा कश्मीर, और क्या मकबूजा कश्मीर पर या कश्मीर पर आप रेफरेंडम कराना चाहते हैं कि आप इंडिया के साथ शारग को देना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ शारग को रहना चाहिए? वो खुदा का खौफ करें, कोई बंदा उससे पूछने वाला है। हमें तो भाषण दिए जाते हैं हुब्बुल वतनी के, कोई उससे भी पूछे कि ये जो मुंह में आए आप कह देते हैं, कोई लिखकर उसको दे दे कि ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई बंदा पूछने वाला है। करारदादे थी उसमें इस्तिस्वाबे राय, हक़े राय दही, वो कश्मीर के दोनों तरफ को देने का जिक्र है। उसमें था मुर्तजा से कर लें, उनसे ये भी कर लें, मुर्तजा को ज्यादा बेहतर पता होगा। कश्मीर और आजाद कश्मीर को मिला के, खाली आजाद कश्मीर को नहीं। मुर्तजा आपसे पूछ ले, मुर्तजा दोनों तरफ है जी, वो तो एक थोड़ा है, वो दोनों तरफ ही है। नेचुरली जी प्लेबिसाइड तो पूरे कश्मीर में होना है, पूरे कश्मीर जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। और 1948 की 1949 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, जिसको मैं समझता हूँ कि हमें एक बार फिर भरपूर तरीके से मनवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक 70-72 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उन करारदाद के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा भी अमल दरामद कराने में नाकाम हुआ है। और नेचुरली इस काम को करने के लिए रियासत पाकिस्तान को मुतहरिक अंदाज से काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म कोई भी हो, स्पीकर असेंबली कोई भी हो, वज़रा कोई भी हो, बट मैं समझता हूँ कश्मीर को एक ऐसी चीज़ है, वो 1948 और 49 की रेजोल्यूशन से मुताबिकत रखता है या उससे उलट चीज़ है? हमने कोई नई चीज़ दरियाफ्त किया है मुर्तज़ा? मैं खान साहब का बयान आई डोंट नो, वो रेफरेंडम के हवाले से उन्होंने कोई बात की थी। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है वो प्लेबिसाइड की बात करती है, वो हक़ राय दही की बात करती है, और नेचुरली वो पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है उसमें भी होना है और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें भी होना है। और जरूरत इस बात की है, देखिए जी, आर्टिकल 57 है गालिबन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि बड़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बात की है कि ये हक़ यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो हल होगा, और वहाँ के अवाम को ये हक होगा कि वो अपनी मुस्तकबिल का तयन खुद कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ने दो बातें कही हैं, एक तो ये फैसला कर लें कि उन्होंने इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान में, और उसके बाद पाकिस्तान उनको हक देगा कि वो क्या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यहाँ पे प्रोग्राम एंड करूँगा, लेकिन इस टॉपिक को दोबारा करेंगे। शिबली साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मुर्तज़ा साहब, आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।